हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 1 मार्च 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेशनल न्यूज़ को लेंगे। नेशनल न्यूज़ में जो पहली न्यूज़ है हमारी, वो है जल क्षेत्र की निगहबानी करेगा सिंधु क्षेत्र। कल भारत ने एक उपग्रह को इसरो के PSLV-C51 से कक्षा में तैनात किया है। उसी से रिलेटेड है ये न्यूज़। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले तो इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है और PSLV-C15 के तहत कक्षा में स्थापित किया गया है। इसका जो मकसद होगा वो चीन को अपने जो उनके मंसूबे हैं उसमें सफल ना होने दिया जाए, यानी कि चीन को उसकी ताकत को किस तरीके से कम किया जाए। भारत जो है वो चीन और पाकिस्तान दोनों पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहता है और अब और नज़दीकी नज़र रख सकेगा। सिंधु क्षेत्र उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर निगरानी रखने की भारत की क्षमता बढ़ गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सिंधु क्षेत्र और ब्राजील के एमेजोनिया वन समेत 19 उपग्रहों का शनिवार को सफल प्रक्षेपण किया है। और ये प्रक्षेपण हुआ कहाँ से है? वो हुआ है श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 10:24 पर। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा पहला व्यावसायिक प्रक्षेपण था। इसरो के व्यावसायिक प्रक्षेपण के काम को देखने के लिए 2019 में विज्ञान विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के तौर पर NSIL का गठन किया गया था। DRDO के युवा वैज्ञानिकों ने सिंधु क्षेत्र को विकसित किया है और यह हिंद महासागर क्षेत्र में संचालित युद्धपोत और व्यापारिक पोत की खुद से पहचान कर लेगा। सिंधु क्षेत्र जो है वो अभी फ़िलहाल में एक कह सकते हैं कि आप चीन उस पर पूरी तरीके से दबदबा बना रहा है, लेकिन और भी जो देश हैं अब उसकी इस दखल अंदाजी से काफ़ी परेशान हैं और उस पर चीन पर नकेल कसना चाहते हैं। उस पर यह सैटेलाइट काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि जो युद्ध पोत हैं उनकी वो खुद पहचान कर लेगा और जो व्यापारिक पोत हैं उनकी खुद पहचान करके उस हिसाब से वो उसे हैंडल करेगा। अब इसे भेजा जा रहा है PSLV के द्वारा, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के मामले। देखिए ये न्यूज़ जो फ्रंट पेज पर आनी चाहिए थी उसको काफ़ी आप कह सकते हैं बैक साइड में दे रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण अब फिर से बढ़ता जा रहा है वो काफ़ी चिंताजनक ढंग से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन अब भारत के केरल राज्य में पाया गया है। अब उसके बाद केरल के बाद ये गुजरात, पंजाब और झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना महामारी की स्थिति एक बार फिर गंभीर होती जा रही है। पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा समय से अधिक नए मामले सामने आए हैं। एक महीने में पहली बार रविवार को संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। ज़्यादातर नए मामले 6 राज्यों में पाए गए हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक मरीजों की मौत भी हुई है। संक्रमित मामलों का आंकड़ा 1.60 लाख को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो सुबह रिपोर्ट जारी करी गई थी, आंकड़े जारी किए गए थे, उसमें पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 16,752 नए मामले मिले हैं। इससे पहले 29 जनवरी को 18,855 नए संक्रमित पाए गए थे। इसलिए आप कहीं पर भी जाएं तो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही ट्रैवल करें। अब हम इंटरनेशनल पेज पर आते हैं, जहां पर हमारे लिए 2 न्यूज़ होंगी। पहली न्यूज़ है कि नेपाल सीमा पर जड़े जमा रहा अलकायदा। अब जिस तरीके से भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया, उसके बाद वहाँ पर भारत ने नकेल कसी है पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को लेकर। अब उसमें जब आतंकवादियों को कोई रास्ता नहीं दिखा तो अब वो नेपाल की तरफ जाकर भारत को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा तुर्की के जरिए नेपाल में भारत की सीमा से लगे क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए इस्लामाई संघ नेपाल के साथ तुर्की के संगठन काम कर रहे हैं। आतंकवादियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र मानकर यहां उनके संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यह जानकारी पत्रिका नॉर्डिक मॉनिटर की पड़ताल में सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अलकायदा से संबंध रखने वाले तुर्की के चैरिटी ग्रुप IHH के माध्यम से ISN काम कर रहा है।
नेपाल में इस संस्था की भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की कई योजनाएं चल रही हैं। संगठन नेपाल के अल्पसंख्यक मुसलमानों समुदाय में पैठ बनाकर अपने काम को अंजाम देने की योजना पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ है उसमें जब आंदोलनकारियों आंदोलन कर रहे थे तो उन पर फायरिंग करी गई है और उसमें 18 लोगों की मौत भी हो गई है। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर रविवार को पुलिस ने फायरिंग कर दी। इसमें 18 लोगों की मौत हो गई है और 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में सेना के खिलाफ आवाज उठाने वाली म्यांमार के राजदूत क्वाय मो तुन को बर्खास्त किया है। उन्होंने विश्व समुदाय से सैन्य शासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को तत्काल बहाल करने की गुहार लगाई है। तख्ता पलट और देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सूकी को गिरफ्तार किए जाने के बाद से म्यांमार में प्रदर्शनों का दौर जारी है। नवंबर में हुए चुनाव में सू की पार्टी ने जोरदार जीत दर्ज की थी, लेकिन सेना ने धांधली की बात कहते हुए परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हालांकि इस तख्ता पलट के बाद जापान, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस द्वारा म्यांमार पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं और उसकी घोषणा भी और प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की गई है। और जहां तक तख्ता पलट की बात है तो जो सैन्य पक्ष है उन्होंने ये बोला है कि आंग सान सू की कई ऐसे फैसले ले रहे थे जो लोकतंत्र के खिलाफ थे कह सकते हैं और अमेरिका के अधीन होने वाले वो फैसले थे, इसलिए वहां पर तख्ता पलट हुआ है। यानी कि अमेरिका की ज़्यादा दखल अंदाजी हो रही थी म्यांमार में। चीन को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में दो न्यूज़ हैं कि खाद्य तेलों के वैश्विक रुख से घरेलू बाजार हलकान आसमान पर कीमतें। अभी तक जो पेट्रोल था उसकी कीमतें काफ़ी बढ़ी हुई हैं, उसके बाद अब खाद्य तेल का भी जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ गया है। वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों में लगी आग से घरेलू बाजार में कीमतें बेकाबू होने लगी हैं। इस तेजी को रोकने के लिए सरकार की ओर से आयात शुल्क में कटौती के कदम से भी उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। खाद्य तेलों के प्रमुख उत्पादक देशों से आपूर्ति घटने से अंतर्राष्ट्रीय जींस बाजार में तेजी का रुख है, जिसका सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। कोरोना काल के दौरान आयातित पाम ऑयल की कीमतें 80 से 85% तक बढ़ी हैं। कुल खपत का 65% से अधिक खाद्य तेल आयात किया जाता है, जिस पर सालाना 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस असंतुलन को लेकर पिछले दिनों चिंता जताते हुए कहा था कि खाद्य तेलों की कमी को हमारे किसान पूरा कर सकते हैं, जिसके एवज में आयात पर खर्च होने वाला धन किसानों के बैंक खातों में जमा कराया जा सकता है। उसके बाद है चाबहार पोर्ट का काम तेज करेगा भारत। चाबहार पोर्ट ईरान के साथ जो भारत बना रहा है उस पर है ये न्यूज़। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चाबहार बंदरगाह परियोजना है क्या। तो ओमान की खाड़ी में स्थित चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी समुद्री किनारे पर बना है। चाबहार ईरान में सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत का एक शहर है। यह बंदरगाह भारत के पश्चिमी समुद्री तट से ईरान के दक्षिणी समुद्री तट को जोड़ता है। ईरान ने चाबहार बंदरगाह को व्यापार मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। इस बंदरगाह का विकास भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस बंदरगाह के विकसित होने से न सिर्फ भारत को फायदा होगा बल्कि अफगानिस्तान और ईरान को भी इस बंदरगाह से काफ़ी लाभ होगा। इसके माध्यम से भारत के लिए सड़क और समुद्र मार्ग से अफगानिस्तान पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और इस स्थान पर पहुंचने के लिए पाकिस्तान के रास्ते की आवश्यकता नहीं होगी। इस बंदरगाह का इस्तेमाल कच्चे तेल व यूरिया के परिवहन के लिए किया जाएगा। इससे भारत की परिवहन लागत में कमी आएगी और बचत होगा। ईरान को लेकर अमेरिका के नए प्रशासन के रुख के इंतजार के बीच भारत ने चाबहार पोर्ट के काम को और तेज करने का फैसला किया है। जून तक भारत की तरफ से ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह पर 4 नए क्रेन लगाए जाएंगे, जिससे इसकी माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। यही नहीं, चाबहार से अफगानिस्तान के बीच रेल परियोजनाओं का काम भी तेज करने को लेकर भारत संपर्क में है। चाबहार मार्च को चाबहार से संबंधित एक अहम बैठक में आगे की विकसित योजनाओं की घोषणा हो सकती है।
नेक्स्ट है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। तो पहला आर्टिकल है कि राजनीति में आत्मचिंतन का समय, और ये आर्टिकल लिखा है, लेखक हैं इसके उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है कि जो राजनीति में अब सिर्फ दुश्मनी की बात करी जाती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात करी जाती है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को गलत बताया जाता है, उससे अब आत्मचिंतन की जरूरत है कि सबसे पहले देश होना चाहिए, कौन सी योजना लोगों को ज़्यादा लाभ पहुंचा रही है, किससे देश का भला है, इस पर बात होनी चाहिए। भारत के वैभव का अनुष्ठान राजनीति है। राष्ट्र जीवन से जुड़े आदर्शों के बिना लोकतांत्रिक राजनीति संभव नहीं है। संविधान निर्माताओं ने पूरी राज्य व्यवस्था का चित्र बनाया है। संविधान में अनेक संस्थाएं हैं, उनका सम्मान सबका कर्तव्य है। संसदीय जनतंत्र में राजनीतिक विचारधाराएं दलों के माध्यम से व्यक्त होती हैं। चुनाव में किसी दल या समूह को बहुमत मिलता है तो किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है। जिसको मिलता है वो 5 साल तक शासन करता है और उसको शासन करने का अधिकार भी होता है। लेकिन कुछ समय से सरकारों के शासन करने के अधिकार को चुनौती दी जा रही है। विधायिका द्वारा पारित कानूनों को भी खारिज किया जा रहा है। यह स्थिति संवैधानिक जनतंत्र के लिए भयावह है। नीति आयोग की हालिया बैठक में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसी निराशाजनक राजनीति पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि प्रत्येक छोटी बड़ी घटना का राजनीतिकरण हो रहा है। सरकारों के प्रत्येक काम को वोट के नजरिए से देखा जाता है। पटनायक ने कहा कि परिपक्व जनतंत्र में निर्वाचित सरकार को जनहित में काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। भारत का माहौल वास्तव में चिंताजनक है। यह छोटी छोटी घटनाओं का भी राजनीतिकरण हो रहा है। छोटी घटनाओं का भी राजनीतिकरण करना, जिस तरीके से किसान आंदोलन है, उसमें अगर मान लीजिए किसान आंदोलन में कोई कमियां हैं तो विपक्ष को ये चाहिए था कि उन कमियों को बिंदुवार किसानों को पहले से पूछे, उनको समझाए, उसके बाद सरकार के सामने वो अपनी मांगे रखें कि हमें इस पॉइंट पर परेशानी है या फिर किसानों का इसमें हित नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि विपक्ष ने किसानों को पीछे से, आप कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे से उनको भड़काया और उन्हें दिल्ली की तरफ भेजा ताकि इसको आंदोलन को और बढ़ाया जा सके, सरकार को नीचा दिखाया जा सके, ये बिल पास ना होने पाए। वहीं पर अगर हम विपक्ष की बात करें तो उन्होंने अपने भी मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में इन्हीं जो कानून आए हैं, इन्हीं कानून को पारित कराने की बात कही थी। लेकिन अब राजनीतिक दुराग्रह इस कदर हावी हो चुका है, एक दूसरे को नीचा दिखाना इस कदर हावी हो चुका है कि वो ये भूल चुके हैं कि ये सारी बातें उन्होंने खुद अपने मैनिफेस्टो में दी थी। संकीर्ण राजनीति माहौल खराब करती है। संप्रति भारत में समूची राजनीति को हेय माना जाता है। इस कारण अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता भी उचित सम्मान नहीं पाते हैं। आम धारणा में सब धान 22 पसेरी है। गांधी, लोहिया, अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय ने सार्वजनिक जीवन की मर्यादाएं खींची थी। लोहिया ने दीर्घकालीन राजनीति को धर्म बताया था। राजनीति राष्ट्र निर्माण की दीर्घकालीन तप साधना है, आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं है। जनतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष शत्रु नहीं होते हैं, लेकिन अभी यही शत्रु हैं। ऐसी राजनीति से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय विमर्श के मुद्दे पार्श्व में चले जाते हैं। आर्थिक समृद्धि को हमेशा राष्ट्रीय विमर्श में रहना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता महत्वपूर्ण विषय है। विपक्ष को सरकार की आलोचना का अधिकार है। आलोचना तथ्यगत और लोकहित से प्रेरित होनी चाहिए। तथ्यहीन आलोचना माहौल खराब करती है, इससे अनावश्यक तनातनी होती है। देश हमेशा तनाव में रहता है। ऐसे लोग देश को विकास मोड में नहीं आने देना चाहते। ये गंभीर प्रश्न है। यह राजनीति के लिए आत्मचिंतन का अवसर है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा असुरक्षा के शिकार कश्मीरी नेता, और यह आर्टिकल लिखा है जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता छात्र कल्याण के प्रोफेसर हैं रसाल सिंह। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत का राग अलापा है। ऐसा न करने पर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की भविष्यवाणी भी कर दी है। इससे ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी यही गैर जरूरी मशवरा दे चुकी हैं। ये वही लोग हैं जो अतीत में जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेटर ऑटोनोमी और सेल्फ रूल का राग यदाकदा अपनाते रहे हैं।
वास्तव में पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। वहाँ लोकतंत्र सेना के शिकंजे में है। चीनी खैरात, आतंक और नशे के कारोबार में आज उसकी राजनीति और अर्थव्यवस्था का आधार है। ऐसी बदहाली और बेचारगी के शिकार पाकिस्तान से भारत को डराने की कोशिश इन नेताओं के मानसिक दिवालियापन और हताशा की पराकाष्ठा है। ये लोग नए भारत की शक्ति और सामर्थ्य की अनदेखी कर रहे हैं। आज भारत कूटनीति, रणनीति और अर्थनीति में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पेंगोंग और चुशुल इलाकों से चीन का पीछे हटना उसके हृदय परिवर्तन का नहीं बल्कि भारत की सामरिक और कूटनीतिक सक्षमता का परिणाम है। इन नेताओं को जम्मू कश्मीर के पूर्व स्थिति कायम करने की मुहिम चलाने के बजाय अपनी लगातार क्षीण होती विश्वसनीयता बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपनी विश्वसनीयता बहाली की फिक्र करते हुए उन्हें जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि गुलाम कश्मीर को भारत में शामिल करने के बारे में अपने सुझाव देने चाहिए। गुलाम कश्मीर के बासिंदों पर जुल्म हो रहे हैं। वहाँ मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन जारी है। पाकिस्तान ने जबरन उसे अपना प्रांत घोषित करके चुनाव का नाटक किया है। यह सब 26 अक्टूबर 1947 के अधिमिलन पत्र का सरासर उल्लंघन है। इस अधिनियम पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने समूची जम्मू कश्मीर रियासत का विलय भारतीय अधिराज्य में किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने अवैध रूप से हड़प रखा है। इन नेताओं को इन सब बातों को उठाते हुए पाकिस्तान का विरोध करना चाहिए था। अधिमिलन पत्र पर सम्मान करते हुए पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए जम्मू कश्मीर के शेष भाग की भी यथाशीघ्र भारत में शामिल करने की परियोजना में भागीदारी सुनिश्चित करके अपना रुख बनाना चाहिए था। उन्हें यह संदेश देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के शेष भाग की प्राप्ति के लिए संपूर्ण भारत एकमत है। यह संदेश ही उनके देश प्रेम का सच्चा और मुखर प्रमाण होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है कि जल की बात। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण की महत्ता को जिस तरह रेखांकित किया है, उस पर सभी को न केवल ध्यान देना चाहिए बल्कि अपने अपने स्तर पर इसकी चिंता भी करनी चाहिए कि पानी का बचाव और उसका सदुपयोग कैसे किया जाए। जल संरक्षण ऐसा काम नहीं जिसे सरकार के भरोसे छोड़ा जा सके। यह काम ढंग से तभी हो सकता है जब लोग भी इससे जुड़े और यह समझें कि जल संरक्षण उनका नैतिक सामाजिक दायित्व है। प्राचीन काल में आम लोग ही सामुदायिक रूप से जल के परंपरागत स्रोतों की चिंता किया करते थे, लेकिन समय के साथ यह परंपरा कमजोर पड़ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जल के तमाम परंपरागत स्रोत अपेक्षित और नष्ट होते चले गए। इतना ही नहीं, इसी के साथ भूजल के अंधाधुंध दोहन का सिलसिला भी कायम हो गया। निसंदेह हर कोई इससे अवगत है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम उसे संरक्षित करते हैं और उसका सदुपयोग करने के लिए वह सब कर रहे हैं जो आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो चुका है। आज जब जल संकट की आहट तेज होती जा रही है तो विभिन्न इलाकों में भूगर्भ जल के स्तर में कमी अथवा उसके दूषित होते जाने के तथ्य सामने आने लगे हैं, तो हर किसी को चेत जाना चाहिए। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब है स्पोर्ट्स पेज की एक न्यूज़, जिसमें टेस्ट रैंकिंग में अपने सर्वश्रेष्ठ 8वें स्थान पर पहुंचे रोहित शर्मा। इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में कम स्कोर वाले टेस्ट मैच में अर्धशतकीय पारी खेलने वाले भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा आईसीसी की रविवार को जारी नवीनतम रैंकिंग में 6 स्थान के सुधार के साथ अपने कैरियर के सर्वश्रेष्ठ 8वें पायदान पर पहुंच गए हैं। इस मैच की पहली पारी में रोहित शर्मा ने 66 रन बनाने के बाद दूसरी पारी में नाबाद 25 रन बनाए थे। तो ये आज का यानी 1 मार्च 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।